अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 दैट इज़ साउंड। तो साउंड क्या होता है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा साउंड वेव्स, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज़ कि आपके पास एक ड्रम है, ठीक है। लेट्स सपोज़ दिस इज़ अ ड्रम। जब हम ड्रम को बीट करते हैं, बीट करने से पहले यहाँ पर ना एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि ऐसे हाइफाज़र्ड मोशन में होंगे, ओके, लाइक दिस। अब आप यहाँ से अगर ड्रम को बीट करते हैं तो क्या होगा कि ड्रम का जो आउटर पोर्शन है जहाँ पर आपने हिट किया है ना, ये इनर की तरफ मतलब इनवर्ड मूव करेगा, लाइक दिस, यहाँ इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, ज़ोर से बीट करने से। और फिर जैसे ही ये इनवर्ड मूव करेगा तो वापस आउटवर्ड भी मूव करेगा। जैसे ही ये बेल आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है तो ये आउटवर्ड भी मूव करेगा, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जैसे ही ये आउटवर्ड मूव करेगा तो एयर के ऊपर प्रेशर आएगा। जब एयर के ऊपर प्रेशर आएगा तो इस ड्रम के बाहर जो मॉलिक्यूल्स थे वो कंप्रेस हो जाएंगे इस तरीके से कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में आ जाएंगे करीब, इस तरीके से, ठीक है। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं बना रही हूँ। और बाकी के मॉलिक्यूल्स जैसे पहले स्पेसिंग थी उनकी, वैसे ही दूर दूर उनकी स्पेसिंग हुई भी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखें कि इस जगह से ये हो गए कंप्रेस, ठीक। अब अगर आपने इसको फिर से बीट किया तो फिर से ये इनवर्ड मूव करेगा और आउटवर्ड मूव करेगा। अब जब तक ये इनवर्ड मूव किया तब तक ये जो कंप्रेस्ड हिस्सा है ये थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, यानी ये जो कंप्रेशन आया है, ये जो एयर प्रेशर, ये जो प्रेशर आया है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये आगे मूव कर चुका होगा और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिलैक्स हो चुके होंगे, लाइक दिस इज़ ड्रम, ठीक है। और यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पर रिलैक्स्ड होंगे। जैसे इसको दोबारा बीट करेंगे, ये इनवर्ड होके और वापस आउटवर्ड आया तो फिर मॉलिक्यूल्स दोबारा से एक दूसरे के करीब आ गए। इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है कंप्रेशन का और रेयरफेक्शन का। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये देखें। लेट सपोज़ कि ड्रम के बीट करने की वजह से यहाँ पर पहले कंप्रेशन आया, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, ठीक है। तो जहाँ पर एयर का प्रेशर, एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है तो वो कंप्रेस्ड एरिया है, कंप्रेशन कहलाएगा। और जहाँ पर रिलैक्सेशन हुई हुई है उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इनके मूवमेंट हो रही होगी, यानी ये प्रोपेगेट करता जाएंगे। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ये आगे मूव करेंगे। एज ए रिज़ल्ट साउंड की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अब साउंड की डेफिनेशन पर आते हैं कि साउंड वेव्स क्या होती हैं या फिर साउंड है क्या चीज़, ठीक है। तो साउंड की वेव्स वो वेव्स हैं जो कि मैकेनिकल होती हैं, यानी इनको मीडियम की नीड होती है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है जिसमें कंप्रेशन होती है और रेयरफेक्शन होती है। फर्दर साउंड की डेफिनेशन पर आए तो साउंड क्या होता है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज प्लेस्ड इन अ मीडियम। कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स हो, जैसे ड्रम है, बेल है, कुछ भी हो, कोई सी भी चीज़ हो जहाँ पर भी वाइब्रेशन होगी वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड की जो मेन वजह है दैट इज़ वाइब्रेशन, और एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, जो कि आगे मूव करते जाएंगे और जो है साउंड प्रोड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। ये जो ड्रम बीटिंग का एक्सपेरिमेंट है ये यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि व्हेन यू हिट द स्किन ऑफ अ ड्रम, आप जब इस ड्रम की स्किन को हिट करते हो तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और बैक एंड फोर्थ मूव करेगा क्विकली। अब ये वाइब्रेशंस के नतीजे में क्या होगा कि जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक। एज ए रिज़ल्ट कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगी और एट लास्ट साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। एक और साउंड की डेफिनेशन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन। ये भी सेम ही कंसेप्ट दे रही है कि जब भी एक वाइब्रेटरी मोशन होगा तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड साउंड, ठीक। अच्छा, उसके बाद साउंड की जो नेचर है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन देख रहे हैं हम कि कंप्रेशन हम किस एरिया को कह रहे हैं, वो रीजन जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग, तो उसे हम कंप्रेशन कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लें। और रेयरफेक्शन किसको कहते हैं, वो रीजन जहाँ पर एयर प्रेशर थोड़ा सा लोअर हो देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन। और इन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की मूवमेंट से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो लगातार कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे और वो प्रोपेगेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल
बेल जार एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि जो साउंड की वेव्स होती हैं वो मीडियम रिक्वायर्ड होती हैं, यानी उनको मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर मीडियम ना मिले तो वो मूव नहीं करेंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में ये एक पूरी जार बनी हुई है, ठीक है। इस जार के अंदर ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है और ये एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि कनेक्ट की हुई होती है स्विच से, और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। जैसे ही इसको ऑन किया जाएगा तो ये बेल रिंग करेगी ऑटोमेटिकली। जब ये बेल रिंग करेगी तो साउंड जो है वो बाहर साउंड जो है वो बाहर सुनाई देता है इसका। लेकिन इस वैक्यूम पंप को जब आप ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये जितनी भी अंदर हवा है वो सारी की सारी गैसेस बाहर आ जाएंगी, ठीक। अब ये यहाँ पर कुछ भी अंदर नहीं बचता। जब अंदर कुछ नहीं होता, वैक्यूम पंप के थ्रू सारी गैसेस बाहर आ जाती हैं, तो अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं है। अब आप इसको स्विच ऑन करोगे तो स्टिल ये बैंग रिंग तो होगी, आप इसको मूव होते हुए भी देखोगे, लेकिन अब आपको साउंड बाहर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको गौर से पढ़ लीजिएगा कि बेल जार एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। ये प्रूव करने के लिए कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम हम किसको कहते हैं, जहाँ पर कोई मीडियम ना हो, ना एयर हो, ना कोई सॉलिड चीज़ हो, ना कोई लिक्विड चीज़ हो, कुछ भी ना हो, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है पूरे एक्सपेरिमेंट को कि व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल को स्विच ऑन करोगे तो आपको यू कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल, लेकिन क्या होगा कि वो इनसाइड एयर की वजह से होता है और ग्लास मटेरियल की वजह से। लेकिन अगर आप वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो साउंड है वो फेंट हो जाएगा, सुनाई कम देगा, और जब कम्प्लीटली एयर रिमूव कर दोगे तो फिर आपको साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, वी कैन नॉट हियर इट, ठीक है। जिससे जाहिर होता है कि साउंड वेव्स ऑलवेज नीड अ मीडियम टू प्रोपिगेट साउंड एनर्जी। सो इट वाज ऑल अबाउट। उसके बाद ना स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के मेथड बताए गए हैं कि ना हम दो पॉइंट्स के बीच में साउंड को किस तरीके से, साउंड की स्पीड को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें ये जो है, एक कोई भी पर्सन यहाँ पर खड़ा हो जाए और फिर उसके हाथ में कोई वुडन ब्लॉक्स हैं, जैसे ये इनको क्लैप करवाएगा तो जो पहली बार जो साउंड इनको सुनाई देगा वो फ़ौरन से स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगी, और उसके बाद ये 20 टाइम्स इस चीज़ को रिपीट करेगा, यानी क्लैपिंग को ना 20 टाइम्स रिपीट करेगा, और लास्ट टाइम जो इसको साउंड सुनाई देगा उसके बाद ये फ़ौरन इस स्टॉप वॉच को कंप्लीट कर देंगे, स्टॉप कर देंगी और टाइम नोट कर लेंगे। इस तरीके से ये 10 से 12 मरतबा इसको रिपीट करके एवरेज निकाल के टाइम मिल जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक ट्रंडल व्हील के थ्रू मेजर किया गया है। ट्रंडल व्हील एक तरह से सर्वेयर व्हील होता है जिसके थ्रू डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर टाइम भी मिल गया और इस तरीके से आपको डिस्टेंस भी मिल गया। जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, डिस्टेंस ओवर टाइम करोगे, तो आपको स्पीड ऑफ द साउंड मिल जाएगी। या फिर इसको इको के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर जो है कोई एक भाई साहब यहाँ पर क्लैपिंग कर रहे हैं तो सामने एक वॉल है, वॉल से टकरा कर ये आवाज़ जब वापस दोबारा इन पर पहुँचेगी तो ये एकदम से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगी और फिर जो है स्टॉप करेंगी जब लास्ट टाइम आवाज़ सुनेंगी। इस तरीके से इसका भी एवरेज निकाल के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो फिर आपको फिर से स्पीड ऑफ साउंड पता चल सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई MCQs आए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, दैट इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। याद रखें, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, यानी जहाँ पर भी सॉलिड होगा वहाँ पर साउंड फास्टर मूव करेगा, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, सॉलिड में ज़्यादा मूवमेंट होती है साउंड की, और फिर लिक्विड आते हैं एंड एंड में आती हैं गैसेस, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट सेम इन ऑल मीडियम्स। ये बात याद रखने की है कि किसी भी हर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सेम नहीं रहती। वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर, इन चीज़ों पर साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। और उस हिसाब से जो साउंड की वेव्स हैं वो सॉलिड में फास्टर मूव करती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और फिर बाद में आती हैं गैसेस, ठीक है। अच्छा, साउंड की स्पीड जो है उसके लिए वही सेम फार्मूला होता है, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब होता है वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ अपॉन टाइम रखेंगे तो हमें स्पीड मिलती है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड, ठीक। इस हिसाब से हमें वेवलेंथ का भी यहाँ से फार्मूला मिल सकता है कि अगर आपके पास v मौजूद हो तो आप t से मल्टीप्लाई कर दो टाइम पीरियड से, तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। एक और फार्मूला मिल सकता है जो कि आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है,
तो फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑलरेडी इन्वर्स में ही आ रहा है, तो अगर हम 1/t ना लिखें, डायरेक्टली f लिखें, फ्रीक्वेंसी से शो करें, तो फिर जो स्पीड की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा f, यानी वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ 2-4 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला फार्मूला याद रखना है, और दूसरा जो यहाँ पर प्रूव हुआ है v इज इक्वल्स टू लैम्डा f। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर ये टेबल है, अगर किसी को याद हो रही है तो भले बेशक याद कर लें, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे एयर है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। ये स्पीड ऑफ साउंड 25 सेंटीग्रेड पे मेजर की गई है, ठीक है। तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? इट इज़ 340, तो ये भी याद कर लें। और लिक्विड्स में अब डिस्टिल्ड वाटर और जो सी वाटर है, इसके अंदर एयर की स्पीड को एयर की साउंड की स्पीड को आप याद कर लें। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें से कोई एमसीक्यूज़ बने, फिर भी अगर आपको शक है तो आप इसको पहले याद कर लें, ठीक है। अब आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड पे अफेक्ट करते हैं। तो एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, और दूसरा जो इफेक्ट आता है दैट इज़ ऑफ ह्यूमिडिटी। पहले टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं, ठीक है, फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करेंगे तो यानी वाइब्रेशन भी फास्ट हो जाएगी, और जब वाइब्रेशन फास्ट होती है तो साउंड वेव्स और ज़्यादा क्विकली मूव करती हैं। साउंड वेव्स तो इस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है, क्विकली मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो अपॉन हाई टेम्परेचर, अपॉन अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, इट वाइब्रेट्स एट अ हायर रेट, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि साउंड वेव्स क्विकली मूव करेंगी। यहाँ पर आपको एग्जांपल देके समझाया गया, यहाँ पर आपको एग्जांपल देके समझाया गया है कि जब 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ 346 मीटर पर सेकेंड, और जब 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप अप्लाई करोगे, यानी टेम्परेचर को आपने कम कर दिया, तो फिर क्या होगा कि ये जो साउंड वेव्स हैं वो 331 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हैं, यानी कम हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इस हिसाब से हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। v इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय √T/273 केल्विन। आपको टेम्परेचर दिया जाएगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट करके आप जब डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड आपको किसी भी टेम्परेचर पर मिल सकती है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी पर आते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि हवा में वाटर के वेपर्स का ज़्यादा हो जाना। अब ये वाटर के वेपर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को रिप्लेस करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस करके खुद जगह ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का वेट कितना होता है? इट इज़ अबाउट 28 ग्राम्स, ठीक है। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? इट इज़ अबाउट 32 ग्राम्स। जबकि वाटर का वेट कितना होता है? इट्स ओनली 18 ग्राम्स। अब ये 18 ग्राम जब इन दोनों गैसेस को रिप्लेस कर रहा है तो यानी हवा का जो वज़न है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉरी, इट इज़ नॉट इन्वर्सली रिलेटेड, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर मास ने इसको रिप्लेस किया, अब हवा का वज़न और कम हो गया। कम होने की वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज़ हो गई, बिकॉज डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। लेकिन ये जो डेंसिटी कम हुई है ये स्पीड ऑफ साउंड को इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये √ρ जो रखा हुआ है ये स्पीड के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन रखा गया है, एंड रो जो है वो डेंसिटी को शो कर रहा है। दैट मीन्स के आप जब भी वाटर वेपर्स की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ाने से क्या होगा, साउंड की जो वेव्स हैं वो और ज़्यादा फास्टर मूव करेंगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज़ होता है, एज अ रिज़ल्ट डेंसिटी भी डिक्रीज़ होती है और स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती है, ओके। अब इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। सॉल्व हुई हुई है वैसे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज़। 6 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो वेवलेंथ गिवन है दैट इज़ 2.5, ऑलराइट, 2.5 इसकी 25 सेंटीमीटर में इसकी वेवलेंथ है। और डिस्टेंस हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना जो है टाइम लगेगा इसको।
अब इस प्रॉब्लम में देखिए हर एक चीज़ जो है वो क्लोज में दी हुई है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज़ में गिवन थी, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हर्ट्ज़ में आ गई। वेवलेंथ सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गई। डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये सॉरी हाँ डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है। तो देखिए वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। हमें जो है वो वेलोसिटी तो पता चल जाएगी, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा इट विल बी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, v ओवर डी। ठीक है, सॉरी d ओवर v। ओके, टाइम के लिए जो फॉर्मूला बनेगा इट विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस तो सवाल में गिवन है, वेलोसिटी सवाल में गिवन नहीं है। तो आपको याद होगा कि वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा। यानी फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वेलोसिटी मिल जाती है। तो दिस इज एक्सप्लेन हेयर कि 0.25 जो है वो डिस्टेंस है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है, डिस्टेंस यानी वेवलेंथ है, वेवलेंथ को मल्टीप्लाई किया गया है फ्रीक्वेंसी से, तो आपको जो आंसर मिला दैट इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गई वेलोसिटी। ठीक है, 1500, और डिस्टेंस कितना गिवन था, वो भी 1500 गिवन था। तो डिस्टेंस की वैल्यू रख के उसको डिवाइड कर दें वेलोसिटी की वैल्यू से, जो आंसर आएगा इट विल बी टाइम पीरियड। तो जैसे कि 1500 ही है दोनों तरफ तो कैंसिल होके 1 आंसर आएगा। सो हेयर इट इज़ आंसर इज़ 1 सेकेंड। आई होप कि यहाँ से समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये सॉल्व हुई हुई एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो है इसमें आपको टेम्परेचर गिवन है और साउंड, स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, ओहो मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। फॉर्मूला जो होगा वो 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, जो भी टेम्परेचर गिवन हो वो ऊपर रख देंगे, अपॉन में आएगा 273 केल्विन। ठीक हो गया। अब 331 रख के मल्टीप्लाई कर दें, 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन उस 30 में आप प्लस करोगे 273, क्योंकि ये सेंटीग्रेड में गिवन था, हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसको 273 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो कैलकुलेटर बेस्ड एग्जांपल्स थी, लेकिन आपको एग्जामिनर इतनी जो है मुश्किल एग्जांपल्स नहीं देंगे। आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो इस तरीके का होगा कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को प्लस करके 273 से डिवाइड कर दें, फिर उनका अंडर रूट ले लें और फिर जो आंसर है उसको 331 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आंसर जो होगा वो आप भले ही कैलकुलेटर से कर रहे हो, लेकिन भले आप इसको बगैर कैलकुलेटर भी करके देख लें, आंसर विल बी 348.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर आती हैं साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहले हम लाउडनेस एंड पिच को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में क्वालिटी पर आते हैं। लाउडनेस यानी आवाज़ का ज़्यादा या कम होना। ठीक है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ क्वाइट साउंड, यानी कोई कौन सी आवाज़ जो है वो तेज़ है, कौन सी तेज़ का मतलब लाउड है, ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और कौन सी आवाज़ जो है वो कम है, तो ये कहलाती है लाउडनेस। पिच हम कहते हैं शार्प साउंड को। ठीक है, यानी डिस्टिंग्विश करना बिटवीन अ श्रिल एंड अ फ्लेट साउंड। श्रिल साउंड यानी शार्प साउंड, जैसे लेडीज़ की होती है, जैसे स्पैरो की होती है, चीखने वाली आवाज़ जो होती है ना, श्रिल साउंड उसे कहते हैं। फ्लेट साउंड जो होते हैं वो जैसे एक वाइब्रेटरी साउंड हो और जिसमें चीखें शामिल ना हो, इस तरीके का साउंड, जैसे जेंट्स का साउंड होता है, जैसे गोट्स हैं उनका साउंड होता है, तो ये फ्लेट साउंड कहलाता है। ठीक है, बाकी एनिमल्स का साउंड देख ले, ये फ्लेट साउंड में शामिल होते हैं। तो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड फ्लेट साउंड इज कॉल्ड पिच। ठीक है, और उसके बाद अगर दो ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी लाउडनेस भी एक जितनी है, पिच भी एक जितनी है, लेकिन फिर भी हम उन दो आवाज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटी। जैसे आपकी अगर दो बहनें हैं, दोनों की आवाज़ अगर मिलती जुलती है थोड़ी बहुत भी, लेकिन अगर उनकी लाउडनेस भी एक जितनी है, यानी एक ही साउंड के साथ वो बात कर रही हैं और जो श्रिल उन दोनों की आवाज़ श्रिल भी है, यानी दोनों की पिच जो है वो भी एक जितनी है, लेकिन स्टिल जब एक बहन बात करेगी और दूसरी बात करेगी तो आप
पहचान लोगे कि ये किसने कहा है, ठीक है, भले आप ना देखो फिर भी आप पहचान लेते हो कि ये इसने कहा है, ठीक है। दिस इज क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप डिस्टिंग्विश कर सको बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। सेम लाउडनेस और सेम पिच के साउंड्स को अभी भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। और लाउडनेस और पिच भी क्लियर हो गया। अब जो है और टर्म यूज हुई है साउंड इंटेंसिटी, अकाउस्टिक इंटेंसिटी। ये साउंड वेव्स जितना पावर कैरी कर रहे होते हैं पर यूनिट एरिया, उसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। पावर कैरीड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। इसको अकाउस्टिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। यूनिट जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर है इसका, ठीक है। अब आते हैं नॉइस पोल्यूशन पर। देखें, दो तरह के जो होते हैं वॉइस होते हैं, साउंड्स होते हैं। एक वो जो हमें हमारे इंटरेस्ट पैदा करे, जब हम सुने उसको तो ऐसा ना हो कि कानों में लग रहे हों, ऐसे साउंड को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड्स, ठीक है, जो कि प्लेजेंट टू हेयर हो, एयर्स के लिए ना प्लेजेंट हो, और जो अनप्लेजेंट इफेक्ट दे हमारे एयर्स को उसे हम कहते हैं नॉइस। अब ये होता क्यों है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट साउंड का? प्लेजेंट और अनप्लेजेंट होना इस वजह से होता है क्योंकि इरेगुलरिटी आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ म्यूज़िक। अब इसमें देखिए कि वेव्स जो प्रोड्यूस हुई हैं वो रेगुलर है, एक ही तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। जबकि नॉइस को आप देखिए कि पैटर्न जो हो रहा है वो हर बार चेंज होता जा रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अनप्लेजेंट टू हेयर, ठीक है। इसको सुनना एक अनप्लेजेंट इफेक्ट डालता है कानों पर, तो इसे कहते हैं नॉइस, ठीक। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर एंड इको, ठीक है। अब इसमें जो हमें समझाया जा रहा है दैट इज़ कि जब भी अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, जिस जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये दीवार है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज़ ऑफ 17 मीटर्स, 17 मीटर का अगर डिस्टेंस है, तो ये जो भाई साहब साउंड प्रोड्यूस करेंगे ना उसकी अपनी इको से सुनाई देगी। यानी ये जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो वेव्स इस दीवार से टकरा कर फिर वापस आएंगी, तो इसको अपनी ही आवाज़ 2 बार सुनाई देगी। एंड दैट रिपीटेशन ऑफ इट्स साउंड इज कॉल्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज़ कॉल्ड इको। इको हम किसको कह रहे हैं कि अपनी साउंड दोबारा सुनाई दे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसे हम कहेंगे इको। और इको सुनाई क्यों देता है? क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं वो दीवार से हिट करके वापस आई हैं, तो जब वापस आएंगी तो फिर से वही आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन तब होगी जब सोर्स के बीच में और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो, 17 मीटर का डिस्टेंस हो, और विद इन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर वो आवाज़ वापस आ जाए तो फिर साउंड सुनाई दे देता है, ठीक है। अच्छा, ये एटलीस्ट है, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कि ना वर्कड एग्जाम्पल, हाँ, इसकी एग्जाम्पल गिवन है कि हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ऑल राइट, अब इसमें कह रहा है कि अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ वॉल, लेट सपोज दिस इज़ अ वॉल और यहाँ पर बॉय जो है वो खड़ा हुआ है, ओके, दिस इज़ बॉय, ठीक है। अब ये क्लैप कर रहा है, अपने हैंड्स से क्लैपिंग कर रहा है, और जो इसको इको सुनाई दे रही है ना वो 1.6 सेकेंड्स के बाद इसको इको सुनाई दे रही है, 1.6 सेकेंड्स के बाद। दैट मीन्स कि साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस हुई हैं वो हिट करके अब जो वापस आई हैं उसमें कितना टाइम लगा है, 1.6 सेकेंड लगा है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है ना वो सिंपली स्पीड ऑफ द साउंड को मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम से। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द साउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम तो गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा पूरे तरीके से। कैसे? क्योंकि ये जो डिस्टेंस मिलेगा ना ये टोटल डिस्टेंस है, जो कि यहाँ से पर्सन से लेकर दीवार तक का और फिर उसी साउंड वेव्स का दोबारा वापस आने तक का डिस्टेंस है। ये साउंड वेव्स का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन हमसे डिस्टेंस जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि मैन और वॉल के बीच का डिस्टेंस क्या है। दैट मीन्स के एक डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो इसका हाफ हो जाएगा, जो आंसर आएगा ना उसका हाफ हो जाएगा। अब डिस्टेंस जो ये एस है दैट इज़ स्पीड। लेट सपोज स्पीड जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो थी 340। टाइम जो गिवन था दैट वाज 1.6 सेकेंड्स, डिवाइड कर देंगे 2 से,
इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ आ गया 0, ये 0 0 से हो गया कैंसिल। ठीक है, 2 का टेबल 16 पर 8 टाइम्स। अब जस्ट सिंपली 34 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर दें। 8 for the 32, 24 plus 3, 27, so it is 272। ठीक है, here it is 272 मीटर्स। ठीक है, तो जब भी आपको इको से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिले तो उन पे आप गौर करें कि अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है तो आप 2 से डिवाइड ना करें, लेकिन अगर आपसे दीवार से लेकर सोर्स तक का डिस्टेंस पूछा गया है ना तो आपको हाफ करना पड़ेगा। ठीक, अब जो है नेक्स्ट इज़ कि हर जानदार की ना एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। अगर साउंड की वेव्स उस रेंज में आ रही हैं तो फिर वो साउंड सुनाई देता है उस ऑर्गेनिज्म को, बट अदरवाइज़ वो साउंड प्रोड्यूस तो होगा लेकिन सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो ऐसी उस रेंज को हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जिसमें अगर साउंड प्रोड्यूस हो जाए तो पर्सन उसको सुन सकता है। अदरवाइज़ अगर उस रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी से कम या ज़्यादा हो जाए फ्रीक्वेंसी तो फिर साउंड सुनाई नहीं देता। तो ये पूरी एक टेबल में डिफ़ाइन किया गया है कि कौन से एनिमल की साउंड फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हम जस्ट ह्यूमन पर फोकस करते हैं कि ह्यूमन की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है इट इज़ फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज़। ठीक है, अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फिर हम सुन सकते हैं। अगर 20 से ब्लो चली जाए तो भी नहीं सुन सकते, 20,000 से लाउडर हो जाए तो भी हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। अब अगर 20,000 से ब्लो चली जाए फ्रीक्वेंसी तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी ब्लो द लोअर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। ऑडिबिलिटी की रेंज से कम हो जाना, यानी 20,000 से अगर कम हो 20 हर्ट्ज से अगर कम हो जाए तो उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, और अगर जो हाईएस्ट लिमिट है दैट इज़ 20,000 हर्ट्ज, अगर इससे बढ़ जाए साउंड, अपर लिमिट से भी बढ़ जाए साउंड की फ्रीक्वेंसी तो उस साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, 20,000 से अबव हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो तो अल्ट्रासाउंड, और अगर 20 हर्ट्ज से ब्लो हो तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। दोनों ही हम नहीं सुन सकते, जस्ट हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। लास्ट में अल्ट्रासाउंड की कुछ एप्लीकेशंस गिवन है। अल्ट्रासाउंड किसको कह रहे थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से ज़्यादा थी, यानी कि अल्ट्रासाउंड 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी। तो इसको क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्लीनिंग के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें क्लीन करने होते हैं ना, जैसे कि ज्वेलरी, डेंटल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अल्ट्रासाउंड की क्लीनिंग से हम साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ऐसे इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमें क्लीन करना है उसको क्लीनिंग सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है और फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो पास करवाई जाती हैं, सेंड की जाती हैं। इनकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जितनी भी डस्ट, ग्रीस, कंटामिनेशन पार्टिकल्स जितने भी होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं कि जो लेबॉर्ट्री इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, कि ना कहीं से उनके क्रैक्स तो नहीं है, कहीं पे कैविटीज़ हों या कोई फ्लाज हो मेटल के अंदर, तो कंक्रीट ब्लॉक्स के अंदर कोई फ्लाज हो तो पता चल जाए। अब होता ये है कि ना अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो अगर मटेरियल सीधा होगा, उसमें कोई भी कैविटी नहीं होगी, क्रैक्स नहीं होंगे, तो वो जो अल्ट्रासाउंड रेज़ है वो इजीली पास हो जाती हैं। लेकिन अगर उस मेटल ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा तो जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो डिटेक्टर होते हैं लगे हुए वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसमें अंदर कोई ज़रूर कोई डिफेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो इसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं, जैसे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार में भी इसको यूज़ किया जाता है। सोनार में किस तरीके से कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ना ओशियंस के अंदर, मेरीन वाटर के अंदर जो है कौन कौन से सबमेरीन है या फिर डेप्थ ऑफ द सी कितनी है, इस चीज़ को नोटिस आउट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मूवमेंट कैन बी ट्रैक्ड और पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रैक किया जाता है, डेप्थ ऑफ द सी बेड्स देखी जाती है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी
इसमें क्या किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उन ये एक तरह से ना पेनलेस और नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर है। पेनलेस, इसमें दर्द नहीं होता। नॉन इन्वेसिव यानी इसमें इंस्ट्रूमेंट को बॉडी के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हार्ट बीट का पता चल जाता है। कैसे कि ना, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो अल्ट्रासाउंड की वेव्स जैसे ही हिट की जाती हैं बॉडी के ऊपर, तो वो जो पल्सेस होती हैं वो बाउंस बैक हो जाती हैं हार्ट के स्ट्रक्चर से स्ट्राइक करके बाउंस बैक होती हैं, और जो है कंप्यूटर पर सिग्नल जो है प्रोड्यूस करती हैं। इससे हमें एक डायग्राम मिलती है, दैट इज़ इको डायग्राम, जहाँ से पता चल जाता है कि कोई मसला है या नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। सोनोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको पेशेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स को चेक करते हैं, जैसे लीवर है, गॉल ब्लेडर है, किडनी है, या फिर दूसरे इंटरनल ऑर्गन है। फीटस को प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को एग्जामाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड्स को। ठीक, एंड में इसके एमसीक्यूज़ गिवन है, तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, साउंड जो है वो भाई वो तो मैकेनिकल एनर्जी होती है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, इट इज़ 20 से 20,000 हर्ट्ज़। 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज़ में भी लिख सकते हैं, सो इट इज़ हेयर। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर की वैल्यू स्पीड कितनी होगी साउंड की, 331 होती है। यहाँ पर 332 है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है वैल्यूज़। उसके बाद है साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू गैसेस। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो दो फैक्टर्स कौन से हमने पढ़े थे? एक टेम्परेचर पढ़ा था, दूसरा ह्यूमिडिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड। तो याद रखें, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस हो या दो ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस हो, दो कंप्रेशन के बीच का हो या दो रेयरफेक्शन, एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो मीडियम में हमने पढ़ा था कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज़्यादा होती है गैसेस से, ठीक। Next MCQ is ultrasound has several uses in medicine and industry. Which one use of ultrasound? अब अल्ट्रासाउंड के यूजेस गिवन है, तो जो है ना कौन सा यूज़ गिवन है, बाकी तीन ऑप्शन गलत होंगे। तो एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा, डिस्पर्शन नहीं पढ़ा, मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ये भी नहीं पढ़ा, लेकिन प्री नेटल स्कैनिंग पढ़ा है, यानी फीटस की जो स्कैनिंग होती है उसे हम प्री नेटल स्कैनिंग कहते हैं, तो वो इसी के अंडर में आती है, अल्ट्रासाउंड के यूज़ में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज़ द काजेज ऑफ द इको। इको का काज क्या है? इट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से ही इको काज होता है। लास्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साउंड वेव्स। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा। कीप वर्किंग, इट विल पे यू ऑफ। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।